अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं सना फैसल। सबसे पहले ईद मुबारक पाकिस्तान। सबसे पहले हेडलाइंस नहीं है, हेडलाइन से याद आया कि आज के हमारे प्रोग्राम में सहाफ़त से वाबस्ता लोग भी मौजूद होंगे और उसके साथ साथ सियासत से वाबस्ता लोग भी मौजूद होंगे और उसके साथ साथ अमन के शोबे से वाबस्ता लोग भी मौजूद होंगे। ये लोग ईद कैसे मनाते हैं, क्योंकि जिस तरह के इनके शोबे हैं उस हिसाब से इनकी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब जानेंगे और बहुत सारे ऐसे सवालात पूछेंगे उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से कि वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से ईद के इस तरह के फेस्टिवल्स में मैनेज करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सच टीवी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि इस दफ़ा हमारे साथ जर्नलिज्म, सियासत और अमन के डिपार्टमेंट से कुछ लोग मौजूद होंगे, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे हैं। यानी सियासत के भी कुछ लोग मौजूद हैं, जर्नलिज्म से वाबस्ता भी कुछ लोग हैं और जो लोग सोशल वर्क करते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीवान सच्चल साहब मौजूद हैं। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन है, आपको भी सही। उनके साथ बैठे हैं अमान पीर, जस्टिस ऑफ पीस, आपको भी ईद मुबारक। सही। और दूसरे हमारे को एंकर हमारे साथ मौजूद हैं उमर खान। को एंकर मैंने इसलिए कहा है कि जिस वक्त मैंने जो है अपने करियर का आगाज़ किया था न्यूज़ एंकरिंग से, तो उस वक्त ये मुझसे सीनियर थे। तो आफ्टर ट्रेनिंग उसके बाद मैंने इनके साथ खबरें पढ़ी, तो को एंकर इसलिए मेरे मुँह से निकला। उमर, ईद मुबारक। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताएं कि तीनों दिन आपके कैसे गुजरे? ईद का तीसरा दिन तो अभी मतलब समझे गुजर ही रहा है, लेकिन 2 दिन बड़े ज़बरदस्त गुजरे और इस दफ़ा डिफरेंट चीज़ें करने को मिली, क्योंकि अमूमी तौर पे पिछले कई सालों से ईद जो है ना वो एक ही ट्रेंड पे चल रही थी। रिश्तेदारों में मिलने मिलाने चले गए, पब्लिक प्लेसेस घूमना फिरना, दोस्तों के साथ दावतें। लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से ईद भी जो है ना वो स्पेशल हो गई। यानी ईद की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ी कि ईद को कैसे जो है ना सेलिब्रेट करना है। और हो सकता है कि कोरोना एक तरीके से एक अच्छी चीज़ भी हो गई कि जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की एक हमारे सामने सिचुएशन आई, वहीं पे हम मोबाइल की दुनिया से निकल के ना ज़रा आपस में गेट टुगेदर हुए, यानी फैमिली को टाइम देना मिला। रमज़ान में भी फैमिली के साथ बैठने का ज़्यादा टाइम मिला। और अब ईद के पहले दूसरे दिन तो वही रिवायती तौर पे शीर खोरमे और ईदियों का जो सिलसिला था उससे ज़रा बचत रही ना। यानी बहुत सारे जो छोटे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ तो ईद बच गई। छोटे कज़न जो मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, कह रहे हैं उमर भाई हमारी ईदी याद रखना, हम आ नहीं पा रहे या आप नहीं आ पा रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईदी इधर उधर हो गई। ईदी अपनी जगह पर है। अच्छा, कुछ लोगों की ईदी जो है वो पहले ही चली गई और बहुत जो ज़्यादा गैदरिंग होती थी अब वो तो नहीं हो पा रही, क्योंकि एक तरीके से हमने सादगी से भी इस ईद को गुजारना है। लेकिन साथ ही जो है इस ईद ने एक नया ट्रेंड ये दिया कि हमारे नेबर्स में बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें नहीं पता था, क्योंकि हम रिश्तेदारों में ज़्यादा लगे रहते थे, अब उनसे ज़्यादा मिलना मिलाना हो रहा है। यानी जो करीब जिनके साथ बहुत ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है और सोशल मीडिया की दुनिया से ज़रा निकल के जो है ना हम ज़रा अपनी रियल लाइफ की तरफ आए। सही। अच्छा, मैं इस बात से आपकी थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगी कि सोशल मीडिया की दुनिया से निकले, क्योंकि हमने ये देखा कि चूँकि लोग अपने घरों में महदूद थे तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से रवाबित बढ़ाए, यूज़ किया उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन जो आपस के ताल्लुकात में कमी आ चुकी थी, यानी एक दूसरे से मिलना मिलाना नहीं था, फलां चाचा, फलां ताई, फलां रिश्तेदार, और स्पेशली अपने घर वालों को हमने टाइम दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा दीवान साहब, आप क्या कहेंगे? आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? जिस तरह हमने बाज़ारों में रश देखा और जिस तरह पब्लिक जो है वो टूटी हुई थी, कुछ क्योंकि रमज़ान कुछ गुजरे तो उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन का इनेकाद किया गया, तो उसके बाद लोगों को एक मखसूस टाइमिंग दी गई कि भाई आप इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो है वो बाज़ारों में जा सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि सादगी नज़र आई, तो आपको भी कोई सादगी नज़र आई? जी, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब दोस्तों को ईद मुबारक। खैर, अपना जो लॉकडाउन जो बेसिकली इतने दिन क्योंकि चला कराची में, उसकी वजह से ऑब्वियसली ये हुआ कि लोगों को कम टाइम मिला शॉपिंग करने का, इसलिए ज़्यादा रश भी नज़र आ रही है। रमज़ान के दौरान नॉर्मल बैंकों के तो यही टाइम होते थे 9 to 1 और पहले भी यही होते थे, लेकिन जो ग्रोसरी पे आप देखें 5 बजे तक का जो टाइम इम्पोज किया गया उसकी वजह से रश डबल हो गया। अगर ये लॉकडाउन में 2-4 घंटे रिलैक्सेशन बढ़ा देते तो उसमें रश ज़्यादा कंट्रोल रहता। अब ये था हर आदमी हपड़ दपड़ में था। मखसूस ये मखसूस टाइम है 5 बजे बंद। मेरे को खुद एक बार याद है, मैं एक दिन कोई ग्रोसरी करके 5 बजे के बाद वापस घर जा रहा था, बेटी को ग्रोसरी पे लेके गया था, तो रास्ते में पुलिस ने बैरियर्स लगाए हुए थे।
मैंने उनको यही बोला भाई बैरियर क्यों लगाए जी, वो 5 बज गए। मैंने कहा भाई घर तो वापस जाने दोगे या आप चाह रहे हो आप दुकान पे ही सो जाए। इतनी इलॉजिकल प्लानिंग का लॉकडाउन था ये। बदतमीजी का कोई मसला नहीं है कि उन्होंने कोई मेरे से बेचारों ने बदतमीजी नहीं की, लेकिन ऑब्वियसली उनको ये ऑर्डर्स मिले थे पुलिस वालों को कि आप 5 बजे बैरियर लगा दें। भाई 5 बजे तो नहीं लगाए ना, जब आपने 5 तक का टाइम रखा है ग्रोसरी का, तो 6 बजे बैरियर लगाए। बिल्कुल लोग सही। घर तो पहुंचे, इन्होंने पहले बैरियर लगा दिए। बोले क्या कहूँगा, कल की ऑब्वियसली कमी है। रही बात ईद सही। की, तो बिल्कुल चलें, बिल्कुल। आप पहले अच्छा पीर साहब अमान से बात साहब, जैसे कि हमने देखा कि वैसे हमारी कौम में बड़ा इतिहाद है, जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, सब यकजा हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका एक ताल्लुक सोशल वर्क से भी है। तो इस हवाले से बताइए कि आपने अपनी ईद की खुशियों को कैसे दुगना और तिगना किया, लोगों की किस तरीके से हेल्प की? देखिए थैंक यू, आपने हमें बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे। खैर हेल्प तो देखें, ये जैसे ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें ही आपको पता है सारी इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बढ़ना शुरू हो गई। और लोग कुछ लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे, कुछ किसी अपने फोरम्स के थ्रू। तो हम तो काफ़ी आइसोलेशन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स और उसके अलावा भी हमने काफ़ी डोनेशंस बेड्स के हवाले से और राशन और ये सब चीज़ें शुरू हो गई। फिर रमज़ान आ गया तो वो फिर कंटिन्यू होता गया प्रोसेस। फिर उसके बाद ज़ाहिर है अब ईद का ये है कि ईद के ज़ाहिर हमने उसकी खुशियाँ जो हैं वो लोगों से भी शेयर करनी। जी बिल्कुल, वो भी इसी तरह। तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस था। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमें लगता है कि हमने अगर 1.5-2 महीने में ये काफ़ी ज़रा लोगों की हेल्प की, तो एक तरह से इसको एक सेलिब्रेट करने का भी मौका मिला और इसी के साथ साथ हमने लोगों का भी ख्याल रखा कि उनके आपने ईद कैसे मनाई? सॉरी, ईद कैसे मनाई आपने? ईद इस काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि रमज़ान में तो मस्जिद में जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और इस दफ़ा तरावियाँ भी घर पे पढ़ी, लेकिन ईद की नमाज़ के लिए हम गए थे और सारे वो SOPs फॉलो करते हुए और अच्छी गुजर गई। और इस दफ़ा ये कि लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि केओस वो वाला नहीं था जो हमेशा होता है, कि सिर्फ मिलने मिलाने में थोड़ा सा ज़ाहिर कम था पहले से ज़्यादा, तो थोड़े रिलैक्स भी गुजरी और ये कि थोड़ी डिफरेंट टाइप की। और हमने एटलीस्ट कम से कम ये खुशी हुई कि एटलीस्ट मस्जिद जाने का मौका मिल गया। बिल्कुल सही। दीवान साहब आप ये बताएं कितनी ईदी बढ़ी? ईदी मैं तो पिछले 20-25 सालों से ईद के दिन एक दोस्त है उनके घर जाता हूँ और इस बार भी वही किया। वहाँ जाके छुप जाता हूँ कि किसी को ईद ही ईद ही ना ना देनी देनी पड़े। नहीं, उन्हीं के बच्चे हैं, बस वही है मेरी, वही बेसिकली फैमिली है। मेरे घर पे तो ईदी नहीं बढ़ती, ऑब्वियसली आई एम नॉन मुस्लिम। तो बहुत 20 सालों से वही एक दोस्त है, उन्हीं के घर जाता हूँ ईद पे। फ़र्क ये नॉर्मल ईद पे उनके घर पे बड़ा लेविश लंच होता है, इस बार वो लेविश लंच नहीं था, वो लंच सिर्फ मेरे लिए था। सही। सही। और कुछ ही रिश्तेदार थे, जो नॉर्मल 50-100 लोगों का लंच होता है उसकी जगह वो 20 लोगों का लंच था। और वही मेरी फैमिली है, उन्हीं के साथ मैंने पिछले, मेरा ख्याल 86 से हमारी दोस्ती है, तो कितने हो गए, 34 साल हो गए। 34 साल से एक ही ईद का रूल है, वही रूल मैंने इस साल भी। बिल्कुल सही। अच्छा उमर, हम तो सोच रहे थे इस ईद आप हमें खुशखबरी सुनाएंगे। हमें लगा था कि आप शादी के खर्चे से बच रहे थे, इसलिए हमें शादी की नवीद नहीं सुना रहे थे। हमने कहा चलो कोरोना की इस तरह की वबा फैली हुई है, लोग क्योंकि इस वबा से जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों का फ़ायदा फ़ायदा भी हुआ है, तो लोगों ने चुप चुपाते शादी भी कर ली। तो मैं तो समझ रही थी आप भाभी को साथ लेकर आएंगे। नहीं, मैंने प्लान बनाया था कि मैं 2020 में शादी करूँगा। अच्छा, ये प्लान कब बनाया था? ये मैंने बनाया था 2010 में। अच्छा, 10 साल बाद। 10 साल बाद मैं शादी करूँगा 2020 में। लेकिन जब 2020 आया तो चाइना ने हमें गिफ्ट दे दिया पूरी दुनिया को। अच्छा, वैसे एक बात है, चाइना के गिफ्ट से एक बात निकली, चाइना की चीज़ें तो इतनी पायदार नहीं होती। लोग कहते हैं ना उमूमी तौर पे जो चीज़ टूट जाती है वो कहते हैं ये तो चाइना की है। वो लोग ही कहते हैं चाइना की जो चीज़ें वो चलें तो चांद तक वरना शाम तक। सही। तो ये वो वाली चीज़ है, ये मुझे लग रहा है ये देर पा जाएगी ये चीज़। तो बस उस चक्कर में ये हुआ कि शादी का जो प्लान है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अब देखें ज़रा सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में, ये तो बता दो, लड़की ढूंढ ली है? अब आप सोचें अगर 10 साल पहले प्लान बनाया है, वो तो प्लान बनाया तो लड़की 10 साल पहले से ही ढूंढी हुई है। अच्छा, ओहो very good। भाई, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। फिर आप आपको बता मुबारक हो, देना एडवांस में ताकि जो मुबारक हो। बेचारी जो लड़कियां हैं वो ये सोच रही हैं कुछ इस तरह से, तो उनको पता चल जाए कि उमर साहब तो बुक है भाई। वो बेचारी लड़कियां सोच सोच के जो है ना अपने घरों की हो चुकी हैं। अच्छा। तो अगर अब मजीद कोई सोच रहा है तो वो ना सोचे भाई, तो वो अपने बारे में सोचे। चले, अब ये तो आपने 2010 में प्लान बनाया था कि 2020 में शादी करूंगा, अब आपके क्या प्लान है? अब मेरे प्लान्स हैं कि अब मैं बिजनेस करूँगा। शादी नहीं करनी? नहीं, शादी के बाद। अच्छा। हाँ, पहले अच्छा, मेरा- मैंने सोचा बोल रहे शादी का बिजनेस करूँ। मैं भी यही सोच रही थी। मतलब मैरिज ब्यूरो खोल लो।
हाँ, मैं तो यही सोचा कि शादी का बिजनेस करूंगा। इन्होंने जितनी संजीदगी से ये कहा, आपने तो यही कहा ना, मैं सोच रहा हूँ इसकी जगह बिजनेस नहीं करूंगा। नहीं, मेरा प्लान है कि क्योंकि प्लान थोड़े से डिस्टर्ब हो गए ना, वरना मेरा प्लान था 2020 का रजब होगा, उसमें मैं शादी कर चुका हूँगा, लेकिन वही रजब पूरा कोरोना की सूरत हाल में गुजरा। और अब मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह अगर सिचुएशन बेहतर हो जाती है तो 2020 सही, वरना खैर है 2021 भी हो जाता तो डजेंट सही। मैटर। अच्छा, आपकी जो फील्ड है बेसिकली, जो आपकी एजुकेशन है, उस लिहाज से जो आपने फील्ड चूज़ की वो बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाज़रीन को? असल में सनम मेरी ना 3 फील्ड्स हैं। मेरी जो बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, एग्जैक्टली। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया, और एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसके साथ मैं मुंसलिक भी हूँ। और मेरे 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत कारआमद प्रोजेक्ट हैं, और एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अनकरीब शुरू होगा, और वो अनएम्प्लॉयमेंट के ख़ात्मे के लिए। तो कोरोना ने जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पैदा की है, और बहुत से लोग जो है ज़रिए मुआश में इस वक्त मुब्तला हैं कि कोई आसानी उनके लिए हो, बिल्कुल। तो एक प्रोजेक्ट हम पहले से बना के हमने रखा हुआ है, सिर्फ हमने उसको इंट्रोड्यूस करने की देर है पाकिस्तान में। उस हवाले से कुछ बताएंगे आप? हाँ, वो एक एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन का नाम है CV चेंज। यानी Change। लोग जो है अपनी पेपर की CV बनाते हैं, तो हमने कहा कि आप पेपर की CV ना बनाएं, अब दौर डिजिटल हो चुका है, आप 1 मिनट 40 सेकंड की अपनी वीडियो CV बनाएं, और उसमें फिर आपको इंटरव्यू कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे मरहले हैं। तो उसमें जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ आपकी वीडियो देखेगा, उसने हायर करना होगा तो डायरेक्ट आपको जॉब कॉल आएगी। और हो सकता है कि अब जो जॉब्स क्रिएट हों वो होम बेस्ड जॉब्स हों, ऑनलाइन जॉब्स हों, तो उसमें तो वैसे भी पेपर CV की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो एम्प्लॉयर जस्ट आपको देखना चाहेगा, तो वो वीडियो CV का कॉन्सेप्ट बहुत आगे बढ़ेगा। फिलीपीन के अंदर, दुबई के अंदर, यूरोप के अंदर जो है ये वीडियो CV बहुत हद तक बढ़ चुकी है। दुबई में सिर्फ 37% जॉब्स जो हैं वो वीडियो CV की बेसिस पर दी गई हैं 2019 में। उसी बेस पे मैंने जब वो फिगर्स देखे तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इंडिया के अंदर कई ऐसी कंपनीज खुल चुकी हैं, और हमारी यहाँ मजबूरी ये है कि हमारी यहाँ कौम जो है ना वो बड़ा देर से समझती है चीज़ों को। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो सही टाइम पे, अभी ऑटोमेटिकली सही टाइम उसका बनता जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो IT के अंदर मैंने अपना बिजनेस जो है सेटल करना है, और मैं उसमें बड़े प्लान में स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि मीडिया मेरा एक पैशन था और ये स्कूल लाइफ से था। तो इसलिए मीडिया में मुझे जो है ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का तो तजुर्बा हो चुका है, और बहुत अच्छे लोगों के साथ तजुर्बा रहा, आपके साथ सबसे अच्छा तजुर्बा रहा, और बड़ी खुशी होती है जब अपने मतलब कुलीग्स को या अपने एक्स कुलीग्स को देख के कहीं वो अच्छी जगहों पे होते हैं, मतलब दिल खुश होता है। इसी तरीके से तीसरा शोबा है जो कि सोशल वर्किंग के हवाले से, यानी मैं प्रेसिडेंट हूँ प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमने बड़ी एक्टिविटीज़ की, उसमें हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया, और सबसे बड़ी एक्टिविटी हमारी ये हुई कि हमने 1200 ख़ानदानों में ईद के नए जोड़े जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए। तो उनके घर घर जाके, और ये वो फैमिलीज़ थी जो इंतहाई वाइट कॉलर, 1200 खानदानों में भाई, ये इस बात पे तो क्लैपिंग्स बनती हैं और माशाल्लाह। ये इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया और कलेक्शन की। ये सिर्फ कराची वालों ने खुद से सही, जो हमें मुखय्यर भेजे, हज़रात थे, हाँ खुद उन्होंने भेजे अपने उन्होंने, अपना नए हिस्सा नए डाला। कपड़े उन्होंने भेजे। किसी ने हमें बताया कि आप तारिक रोड पे फलानी शॉप है, तो वहाँ से सेल्फी जाके, तो नहीं ली आपने? नहीं हमने कोई सेल्फी नहीं ली, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू तो नहीं किया? सेल्फी नहीं ली, लेकिन चूंकि हमने डोनर्स को दिखाना था कि तो हमने हमने जो है ना एक हमने रिहर्सल की इसमें फोटोग्राफर के साथ। हमने कहा हम आपस में ना, जैसे मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ, ऐसी तस्वीरें लो कि लेने वाले की शक्ल नहीं है। एग्जैक्टली। तो जितनी तस्वीरें हमने अपने रिकॉर्ड के लिए ली, उसमें लेने वाले के हाथ आए, शक्लें नहीं आई, और जो उनके घरों की दहलीज़ है, दरवाजे हैं, वो आए, लेकिन उसमें कोई एड्रेस नहीं आया, ना हमने इलाकों का बताया, ना हमने किसी का। अब चूंकि डोनर की भी तसल्ली होती है तो उसके लिए, और हमारा जो अपना एक कैटलॉग बनता है उसके लिए तस्वीरें भी ज़रूरी होती हैं, तो हमने ये तरीक़ाकार अपनाया कि वो फेसेस नहीं आए, उसमें लोगों के एड्रेसेस नहीं आए। और हम ये चाहते हैं कि लोग जो है ना, जो नस्ल नौ है, नौजवान है, वो एक दूसरे को देख के ना ये सोशल वर्किंग करें, अपने अपने इलाकों में करें। तो इसी तरह औरंगी में एक टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसी तरीके से गुलशन में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और एक दूसरे को देख के कर रहे हैं। तो इससे वो भी मतलब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, और उनकी वजह से जो है उन लोगों को फ़ायदा हो गया जो क्वारंटाइन हुए थे, जिनके ज़रिए माश कोई नहीं था, फैक्ट्री से मतलब उनको निकाल दिया गया था, डिसमिस कर दिया था। और ये तादाद कराची के अंदर सिर्फ 5 लाख है, नहीं ये बिल्कुल एवरेज तादाद आपको बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही लोग होंगे जो इस वक्त बेरोज़गारी की कैफियत में। सही है। अच्छा, एक प्रोग्राम था एहसास प्रोग्राम, उसके तहत लोगों में पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, आप क्या समझते हैं सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो गई थी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने। देखिए, हुआ इसमें अगेन इशू ये आया कि जब ये एहसास प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्योंकि 10 साल से चल रहा था, तो हमें ये लगा कि डेटा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास ये डेटा मौजूद है कि कौन गरीब है और कौन उसका जायज़ हकदार है इन पैसों का। जब वो डेटा को वेरीफाई करने की कोशिश की गई
तो पता चला जी इनमें तो अमीरों के नाम लिखे हुए हैं। आपने खुद पढ़ा होगा 17-18 ग्रेड के ऑफिसर्स की बीवी के नाम लिखे हुए थे, 21 ग्रेड के एक ऑफिसर की बीवी का नाम लिखा हुआ है। और इसको इतना इन्होंने बुरी तरह से लास्ट गवर्नमेंट्स ने मैनिपुलेट किया गया, क्योंकि अब उसमें कोई गवर्नमेंट की मैं गलती नहीं कह रहा। लास्ट टाइम मुझे किसी ने बताया था कि जितने MNAs और MPs थे असेंबली में बैठे हुए, उन सब से 2-2 हज़ार की लिस्ट मांगी गई थी और इस तरह ये नाम ऐड हुए थे, लेकिन वेरीफाई नहीं किए गए। अब रूल ये, पहले तो एज ए MP है मैं रिकमेंड कर ही नहीं सकता, मैं उनके पोर्टल पे मैक्सिमम भेज सकता हूँ किसी का नाम, वेरीफाई वो खुद करेंगे। और वेरिफिकेशन में उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। अगर उनकी कोई भी फॉरेन ट्रैवलिंग है, उनके या उनके शौहर की, उस खातून की या उनके शौहर की, तो उनका नाम नहीं एलिजिबल है। अगर उन्होंने उम्रा या हज किया हुआ है तो उनका नहीं अलाउ है। अगर उनके पास कोई भी टाइप की व्हीकल है, चाहे वो मोटरसाइकिल ही हो, तो उनका नाम नहीं डाला जा सकता। अब एक ये रखा है कि उसमें बिल्कुल जो गरीब तर लोग हैं जिनको ज़रूरत है इन 12,000 रुपये की, नेचुरली मुझे आपको अगर कोई 12,000 रुपये देता तो हमें बुरे नहीं लगेंगे, हम फेंकेंगे भी नहीं, लेकिन हम लायक नहीं है, हम उस पर एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि हमारी इनकम अल्लाह की मेहरबानी से उससे बहुत ज़्यादा है। तो इस बार ये है कि वो काफ़ी उन्होंने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है हम लोगों ने, PTI की गवर्नमेंट ने, डॉक्टर सानिया निख्तर ने, क्योंकि डॉक्टर सानिया निख्तर नॉन पॉलिटिकल है, वो ओरिजिनली कोई PTI की नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक में काम करती थी, वहाँ से आई हैं और इनको ये इसका जिम्मेदारी इसकी सौंपी गई है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जितने लोग वेरीफाई होके जिनको 12,000 रुपये मिले वो एलिजिबल थे, और अल्लाह उनको और दे। और उनकी अभी एक और स्कीम कर रहे हैं हम लोग, लॉन्च कर भी दी है मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले, कि उनको कोई रोजगार का तरीका दिया जाए। मतलब ये 12,000 रुपये तो आप कितनी बार दे सकते हैं। आपने जैसे बात की अनाज भी बांटे, कपड़े बांटे, बहुत अच्छा काम किया, इट्स अ वेरी गुड थिंग, मगर ये तो आप नहीं कर सकते ना, यू कांट कंटिन्यूली डू इट। अगर आज मेरे घर कोई राशन पहुंचा रहा है 15 दिन का, तो 16वें दिन मैं क्या करूं। अब एक स्कीम निकाल रहे हैं कि उनको कोई आप काम दें, जैसे कोई 2 बकरियां गिफ्ट कर दें, इंस्टेड के आप 10,000 रुपये का राशन दे दें, आप उनको 20,000 रुपये की बकरी खरीद के दे दें, तो वो कम से कम दूध पे सर्वाइव कर ले। इस तरह की 2-4 अभी स्कीमें हैं गवर्नमेंट के पास। चलें बिल्कुल। बाकी सोशल वर्क के बारे में पीर साहब मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट है, मैं तो बकरी, भैंस, मुर्गी, अंडे इन सबसे बाहर आ जाते हैं, हम शीर खुरमे की कुछ बात करते हैं। हाँ, आपको मेरे को लग रहा है सबको खाने पीने का ज़्यादा शौक है, मुझे तो इतना नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं अमान साहब, आप जो है वो क्या कहते हैं, क्या ईद की सुबह क्या स्पेशलिटी होती है? शीर खुरमा होता है, ईद की नमाज़ पढ़ने जाना होता है, ईद मिलना होता है, ईदी बांटना, ईदी कलेक्ट करना होता है, क्या स्पेशलिटी होती है? क्योंकि शुरुआत तो ज़ाहिर नमाज से होती है, फिर मुझे शीर कौरमे का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन घर में क्योंकि फैमिली की वजह से बनता है तो थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये कि खाने के मामले में कोई ऐसी वो नहीं है डिमांड। ईद की स्पेशलिटी क्या है? ईद की स्पेशली देखें इस साल जो है ना, क्योंकि यूजुअली ये थोड़ी सी अनयूजुअल है क्योंकि कोविड की वजह से, लेकिन ये कि अपने जो ज़ाहिर करीबी लोगों से मिलना और थोड़ा सोशल पॉलिटिकल सर्कल में सलाम दुआ, ये अपने कोलीग्स वगैरह से ये पहले 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। रिश्तेदारों से भी है जो कि उनसे जिनके साथ यूजुअली है मिलना जुलना, मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे तो इम्पॉसिबल है मिलना, लेकिन ये कि ऑब्वियसली ईद का अपना एक स्पेशल ओकेजन है। ये कि लेकिन थकन हो जाती है क्योंकि पूरा दिन अगर आप लोगों से मिल रहे हैं और नमाज के लिए उठ रहे हैं और एक रात पहले अगर थोड़ा लेट भी सोएं तो वो थोड़ा सा फिर यानी अगले दिन रिलैक्स करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। अच्छा उमर, हम पूरा साल अपने लोगों से मिलते हैं, फ़ोन पे भी बात होती है, वैसे भी मेल मिलाप होता है, लेकिन ईद के दिन अपनों से मिलने का एक अलग मज़ा होता है। बिल्कुल, असल में ईद है इसी चीज़ का नाम कि जो हम 30 दिन या 29 दिन के रोज़े रखते हैं तो हम इबादतों में भी मसरूफ़ रहते हैं और फिर हमारे अंदर में एक चेंजिंग आती है, यानी पूरे साल में अल्लाह ने एक रखा है कि ट्रांसफॉर्म होता है इंसान। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो मिलना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये एक इनाम है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए स्पेशली, कि अब आप जो है ना, आप में कितनी तब्दीली आई है। अब जब आप सोशलाइज होंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, तो आपको यानी वो आईना है आपका, वो बताएंगे आपको कि हाँ जी, आपने रमज़ान में जो इबादतें की हैं, आपकी शख्सियत में कितनी पॉजिटिविटी अब आई है। तो कोरोना ने तो वैसे ही क्वारंटाइन कर दिया था, तो लोग तो पहले से ही इबादतों में लग गए। कई मॉडल्स के मैंने स्टेटस देखे और बड़े नामवर एक्टर्स और एक्टर्स के भी मैंने देखे कि जी वो कहते हैं कि अब हम कोई शूट नहीं करेंगे ईद तक और रमज़ानों तक, जो है ना हम इबादतें करेंगे घरों में।
तो जब लोग जो है ना इसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, तो उनकी शख्सियत में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो ईद मैं समझता हूँ कि जब मैं खुद मिला हूँ तो इस दफ़ा तो बल्कि सबको ये लग रहा था कि पता नहीं बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, जबकि हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पे भी एक दूसरे से बातें करते रहे रिश्तेदारों से, और ज़्यादा फ़ोन पे बातें हुई। लेकिन जब मुलाकातें हुई कि हम घर पे गए या हमने किसी फैमिली को अपने घर पे बुलाया, तो वो एक मेल मिलाप भी बड़ा डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों के बाद मिले। बात पे बिछड़े हुए मिले। बिल्कुल इस बारे में मजीद भी बात करेंगे और पूछेंगे कि अब मिलते हुए उमर ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, और साथ साथ ये भी पूछेंगे भाई वो कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कहा कि अब हम शूट नहीं करेंगे, हम इबादतें करेंगे। उनका नाम भी जानेंगे, लेकिन इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने उमर से कहा था कि आप ये बताइए कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा था मेल मिलाप में? जी हमने रखा था, बल्कि आप हम कटहरे में ला रहे हैं ना? नहीं, हमने क्योंकि तो ये आप आवाम को कटहरे में लेकर आते हैं। नहीं, हमने तो टीवी गले के उस पार से। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। चले बताएं। हम गले भी मिले रिश्तेदारों से। भाई मिले हैं, देख लें, ये बैठ के प्रचार करते हैं टीवी पे कि आपने गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। हमने क्या किया, हमने घर के दरवाजों के पास ही जो है हैंड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टर रख लिया। एग्जैक्टली। ठीक है, अब हमने जो भी आया तो हमने कहा भाई पहले जो है ना ये रिवायत, ये कितनी रस्म अच्छी। बन गई है, अब पहले इसको हाथों को इससे साफ कर लो, फिर हाथ भी मिला लो और फिर गले भी मिल लो, और मास्क का इस्तेमाल रहा। अच्छा, फिर ये होता है कि मतलब बेशतर जितने भी लोग आ रहे थे हमारे यहाँ, तो हमें मालूम है कि कोई भी उनमें नज़ला, जुकाम, खांसी, हाँ। बुखार किसी को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हमने एहतियात बरती। लेकिन आप जब देखें, जब शॉपिंग की सिचुएशन चल रही थी अभी ईद से पहले, और मेरे ख्याल से कोरोना ने भी कानों पे हाथ पकड़ के तौबा की होगी कि मैं किस कौम में आके फंस गया भाग जाओ यहाँ से, दम घुट रहा है मेरा बाजारों में। तो अच्छा, बेशक केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोगों का ना एक मेंटल लेवल भी होता है। जब आप किसी चीज़ को तय कर लेते हैं ना, यानी एक इंसान की साइकी होती है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं होता, इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, यानी वो एक मैंने साइकेट्रिस्ट की बात सुनी थी कि एक लड़की का वजन नहीं घट रहा था, उसने जिम भी ज्वाइन किया, सब किया, लेकिन उसने उसको ट्रिक बताई कि रोज़ाना तुम सुबह उठो और उठने के बाद आईने में देख के अपने आप को बोलो, 10 दफ़ा बोलो कि मैं दुबली हो रही हूँ, और 30 दिन के बाद जो है उसका कोई 5 किलो के करीब वेट कम हो गया। तो इसी तरह हमने भी सुना था कि एक शख्स को ये कहा गया था कि हम तुम्हें सांप से डसवाएंगे, तुम उसके बाद मर जाओगे। उसके बाद उसे सिर्फ सुई चुभोई गई और वो ये समझा के और इस गुमान में वो मर गया खौफ से। अच्छा अमान साहब, आपके नाम के आगे जस्टिस ऑफ पीस लगता है, मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे ये लगाते हैं। हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएंगे जस्टिस ऑफ पीस क्या है? अमन का पैगंबर क्या कहते हैं उसको, क्या चीज़ है ये? नाम के आगे तो नहीं, मतलब ये तो एक वैसे ऑनरी डेजिग्नेशन है, पोजीशन है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जो आपके बेसिकली आपके लोकल कम्युनिटी में आप इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इशू है, या पुलिस कोई आपको FIR में हेल्प करनी है, या किसी की जनरली अगर इंटरफेयर, मतलब इस डेजिग्नेशन से आप लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे उनको जस्टिस नहीं मिल रहा, कोई इशू है, क्योंकि इसमें देखें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो ज़ाहिर नहीं है, क्योंकि ये ऑनरी पोजीशन है, तो इसमें आप जितना रोल प्ले करते हैं अपनी लोकल कम्युनिटी में, अगर किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा तो आप उसमें आप पुलिस से जो है वो उसमें इन्वॉल्व होकर आप इंटरवीन करके उनको जस्टिस दिलवा सकते हैं। और अगर यानी किसी किस्म का इशू हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके, या अगर किसी से कोई अगर दुकानदार अगर किसी को ओवर प्राइस कर रहा है, उन्हीं छोटी सी चीज़ से, इसमें मतलब कोई वो नहीं, लेकिन मेरा एक्शन प्रैक्टिस जो है वो मैं इसको फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कुछ जैसे लॉयर्स हैं, उन्होंने तो क्या ऑफिस। शौक क्या है आपके? मूवीज़ देखना पसंद है आपको, या मूवीज़ स्पोर्ट्स से लगाव है? हाँ, मूवीज़ जब टाइम मिलता है तो देख लेते हैं मूवीज़, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा नहीं, जब भी मौका मिलता है। बाकी उसके अलावा जो है थोड़ा सा वर्कआउट, पाकिस्तानी किसी एक्ट्रेस का बताएं आप जो आपको पसंद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस। पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मुस्कुराहट आ गई, इतनी देर से मुस्कुरा नहीं रहे थे, इस बात के नहीं, बाद मुझे मुस्कुराहट समझ आ गई। नहीं आ रहा कि कौन चलो हो कोई सकता एक्टर है। बता दें, कोई होस्ट बता दें। मेरी तो एक ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस से मुलाकात हुई, महविश हयात, तो
मुझे बातों में तमगा मैंने उनकी इम्तियाज़ उनके एक्चुअली पास मूवीज़ है। तो नहीं देखी ज़्यादा, लेकिन मुझे एक्चुअल एज अ पर्सन और मुझे मरीना खान बहुत अच्छी लगती थी, धूप किनारे जब देखा था एग्जैक्टली बचपन में। एग्जैक्टली। पुराने अब तो कोई मैं ज़माने मिला के नहीं हूँ तो- कभी जिंदगी में उनसे, लेकिन धूप किनारे मेरे को याद आता है कि हमने देखा था। सही है। चले उमर, आप भी मुझे बता दें, क्योंकि आप कह रहे थे कि कुछ एक्ट्रेस और कुछ सेलिब्रिटीज मुझे थे मुझे तो जिन्होंने मॉडल्स और एक्ट्रेस के ना नाम ही याद, एक्ट्रेस के तो स्पेशली नहीं रहते हैं। एग्जैक्टली। बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ मायरा का नाम याद है, अच्छा, और मायरा? मायरा खान, मायरा खान। और वो भी इस वजह से याद है कि मतलब वो वो उसके नाम में भी खान है और आपके नाम में भी खान है। नहीं है क्या बात करती, क्या बात उसके करती। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो वर्ल्ड वाइड मशहूर हुए, और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद हुआ। तो माहिरा की बड़ी अच्छी एक एक्टिंग है। और लेकिन अभी मैं ये देखता हूँ कि रिसेंटली 2020 की अगर हम बात करें ना, तो एक प्रोजेक्ट ऐसा गुजरा है रिसेंटली कि मतलब उसमें जो है ना एक नई डिबेट लोगों को मिली थी कोरोना आने के पहले, और वो मर्द और औरतों की डिबेट मिली थी, और वो एक प्रोजेक्ट था मेरे पास तुम हो। तो उसकी वजह से जो है वो उस ड्रामे की वजह से जो है वो सारे करैक्टर उसके मशहूर हो गए थे। हुमायूं सईद उसमें थे, अदनान थे, आयजा थी। तो ये 3 करैक्टर्स आपको जो हैं, क्या बात अच्छी लगी थी उस ड्रामे की? मुझे उस ड्रामे की जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि मतलब हुमायूं सईद ने उसमें ना हिम्मत नहीं हारी। यानी वो एक ऐसी सिचुएशन में चला गया था कि अगर मैं समझता हूँ कि कोई और होता, मतलब वो करैक्टर था खैर, लेकिन अगर कोई और आम इंसान होता उसकी ज़िंदगी में उस वाक़यात होते नेचर का कोई आम इंसान होता तो वो वो survive बर्दाश्त नहीं कर कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता। तो उसने सर्वाइव किया, फिर वो उस टॉप लेवल पे आया और उसने प्रूव किया। पाता। यानी कि आपको ये बात अच्छी लगी कि मर्दों के लिए भी किसी ने ड्रामा बनाया कि मर्द हाँ। भी मजलूम होते हैं। मजलूम और मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड। हमेशा औरत को मोटिवेशन दिखाई गई, औरत अपनी जगह बड़ी हाईली मोटिवेटेड होती है, लेकिन मर्द जो हैं वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा होते हैं हाईली मोटिवेटेड। और उसकी मिसाल ये दीवान सचल साहब जैसे लोग जो हैं वो आज MPA बने हुए हैं। तो इनकी अगर सियासी तारीख आप देखें तो ये मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी MPA बन जाएंगे ये, क्योंकि लोग तो सियासत में 30-30 साल गुजारते हैं। तो लेकिन जब ये आए PTI में तो फिर बड़ी जल्दी है MPA बन टाइमिंग गए। की इनको लगता होती है, नहीं लक था। होता है, टाइमिंग होती है। मैंने 2012 के दिसंबर में PTI ज्वाइन की थी। उसके बाद मैं हमारी एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई थी, उसमें माइनॉरिटी विंग प्रेसिडेंट बना सिंध का। उसके बाद जब डॉक्टर आरिफ अलवी जो हमारे अभी आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो जब प्रेसिडेंट सिंध बने तो उनके साथ मैंने काम किया है, तो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिंध। और उसके बाद उनसे काफ़ी क्योंकि काम किया, तो जब रिजर्व सीटों की लिस्ट बनती है तो उसमें मेरा भी नाम सेलेक्ट किया गया। सही। अमान साहब, आपका भी लक कोई ऑफ द ड्रॉ है आई थिंक। सही, आपका भी कोई सियासत में आने का प्रोग्राम है? क्योंकि सोशल वर्क के बाद ज़्यादातर लोग जो है वो सियासत में आ जाते हैं। मेरी एक्चुअली फैमिली तो पॉलिटिक्स में पिछले 40-50 साल से, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से, फिर मेरे अंकल और अब मेरे कज़न भी हैं। तो ये है कि इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, और ऐसा लोगों को समझते भी हैं कि शायद मैं हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी आगे जाके अगर हो सकता है कोई प्लान हो। लेकिन सही। शायरी से कोई शगफ है आपको? शायरी से नहीं, कोई ज़्यादा नहीं है मुझे, बल्कि शेर समझ में भी नहीं आता है। शेर भी नहीं समझ में मेरे आता। को तो एक ही शेर याद है बचपन से, कॉलेज के ज़माने में मीर तकी मीर का एक शेर रटा था बैठ के, इब्तिदा इश्क होता है क्या आगे आगे देख। रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या, इस तरह का कोई शेर था। वो भी मैं आई थिंक गलत और हो सकता है आवाम यही PTI के बारे में सोच रही हो। एक और भी सुना था, लेकिन फिर वो भी आप PTI में डाल देंगे इसलिए याद वो नहीं सुना रहे आप, वो नहीं नहीं देखे। सुना था। सना आप बताएं, आपने सबसे पूछ लिया। ईद का आज 3रा दिन है, माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग जच रही है। पहला दूसरा सही है, दिन आपके अंदर आपने का कैसे एंकर निकल कर गुजारा? आया है। आप दोनों की ड्रेसें अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ईद का पहला दिन भी सच TV पे गुजारा, ईद का दूसरा दिन भी सच TV पे गुजारा, और आज ईद की तीसरे दिन भी मैं जो हूँ वो सच TV पे ही मौजूद हूँ। माशाल्लाह। तो फैमिली को तो आपने टाइम दिया ही जी होगा बिल्कुल, ना? फैमिली को टाइम दिया, लेकिन जो है अच्छा, 11 से मैंने सुना 12 है और कि भाई समटाइम 10 सना से बड़ी अच्छी 12। कुकिंग भी करती हैं। जी मैं बिल्कुल बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। अब और मुझे अभी लग रहा है मेरा रिसेंटली इंटरव्यू मैंने स्टार्ट होने रमजानों में वाला तो कुछ एडवर्टाइज देखे हैं आपके, जो किसी प्रोडक्ट के हवाले से थे। जी। तो बड़ा जबरदस्त, उसमें भी लग रहा है आपने बड़े अच्छी नहीं, कुछ उसमें dishes- मैंने कुकिंग नहीं की। अच्छा, उसमें ऐसी प्रिटेंड किया कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, लेकिन वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। अच्छा, मर्द हज़रात को भी कुकिंग का बड़ा शौक होता है, तो आपका शौक कुछ नहीं, है? इस दफा तो दुनिया में जितने क्वारंटाइन टॉप में शेफ्स हैं वैसे बैठे हुए सारे मेल के। अगर आप दुनिया के टॉप शेफ्स का नाम उठाएं, जो टॉप 10 है उसमें एक भी औरत नहीं है। सही। अच्छा, आपका कुछ है? मेरा कुकिंग चलती, मुझे चाय बनाने भी नहीं आती। अगर कोई पिला ले तो बड़ी मेहरबानी, नहीं तो पानी ठंडे पानी में गुजारा। लेकिन सचल साहब, अभी जो क्वारंटाइन सिचुएशन चली है इतने महीने, उसमें ये हुआ कि हर मर्द जो है ना, मतलब उनकी बीवियों ने उन्हें कुकिंग सिखाई थी कि सही। घर में हो तो कुछ खाना पकाना सीख लो। नहीं, मेरी बीवी ने ऐसा जुल्म मेरे पे नहीं किया, वो खिला लेती। फिर आप लकी हैं। बढ़िया आपको।
अच्छा होता क्या, हमने देखा है अक्सर जो है ना मर्द हजरात बड़े अच्छे शेफ़ होते हैं, जैसे इन्होंने ये कहा, लेकिन घर में तो उनसे चाय भी नहीं बनती, अंडा भी नहीं उबाला जाता, ऐसा क्यों होता है? बस वो नखरे अभी खैर दिखाते लॉकडाउन हैं। ने मुझे- सिखा नहीं, दिया मुझे होगा। लगता है नखरे दिखाते हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी शादी को 3 साल हो गए, किसी की शादी को 4 साल हो गए, तो जब वो बैचलर थे तो वो खाने भी खुद पकाते थे, बिरयानियाँ भी बनाते थे। अभी वो यही वाली दीवान साहब वाली बात है, कहते हैं मुझे आता ही भाई, नहीं है, मैं कभी यही जिंदगी कहते में हैं नहीं। मुझे आता नहीं है, यही मेरे को कहते हैं। कॉफी मेकर हो तो चाय कॉफी बना के दे दूंगा, वरना इससे ज्यादा कभी सीखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, खाने का इतना शौक नहीं है। बहुत दफा अगर रात को खाना नहीं होता, मैं चीज डब रोटी, मतलब वो चीज के स्लाइसेस पड़े होते हैं फ्रिज में, और रस का एक डब्बा रखा हुआ है, वो केक रस का, मैं वो दोनों खा के सो तो जाता वो हूँ। चाय भी नहीं बनाते? मेरे को नहीं आती बनाने, कॉफी मेकर में आती है कॉफी बनाने, वो सही, भी बिल्कुल। बहुत कम बनाता हूँ लेकिन बना लेता हूँ। उमर, आप क्या समझते हैं, मर्दों को ख़वातीन की हेल्प करनी चाहिए इस तरीके हेल्प से? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अब ऐसा स्केड्यूल होना चाहिए कि दिन बंदे होने चाहिए कि भाई इतने दिन मैं पकाऊंगी तो इतने दिन तुम पकाओगे। उससे वेट लॉस हो जाएगा औरतों का, क्योंकि हम बनाएंगे नहीं तो उनका वेट लॉस तो हो ही जाएगा। इट्स नॉट अ बैड आइडिया एज अ वेट रिडक्शन। और ये मर्दों के लिए अच्छी बात है। आपको पता है जब मर्द बाहर अपनी वाइफ को लेके जाता है तो बाहर के खाने इतने ज़्यादा महंगे हैं, तो और वैसे भी इस दफ़ा तो बाहर जाने के सीन बन ही नहीं पाए ना ईद पे। बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छे बनता- खासे पैसे बचत हो अच्छे गई। खासे पैसे बच गए, और इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये हो गया, बल्कि मैं तो देख रहा था केबल ऑपरेटर ने कुछ ऐसे चैनल्स लगा दिए, तुर्किश चैनल और पता नहीं कौन कौन से, उसमें खाना पकाना सिखा रहे हैं, 24 घंटे खाना आप ये पकाना बताएं, बता रहे आपने हैं। सीखा कुछ, बनाया कुछ, अम्मी को बना के कुछ खिलाया हो? जी, मैंने पास्ता बना के खिलाया, और मैंने रमज़ान में 2 दफ़ा इफ्तारी जो है ना पूरा एहतमाम मैंने किया। आलू की फुल्कियाँ मैंने बहुत अच्छी तली, और आलू के एक बटाटे होते हैं वो मैंने बड़े अच्छे बनाए, लेकिन अम्मी की गाइडेंस से बनाए, यानी मैं अम्मी के साथ खड़ी नहीं थी। लेकिन उससे मुझे ये हुआ कि मुझे एक अम्मी अच्छी खुश तो फीलिंग बहुत आई। हो रही होंगी और कह रही होंगी बेटा तुम मत बनाओ लेकिन बहू ला दो। हाँ, अम्मी कहती हैं कि अब बहू ला दो। वही हाँ practice- बिल्कुल सही, practice बिल्कुल चल रही सही, है ना, ये शादी प्रैक्टिस चल रही है, यानी वो शम्मी जो है ना हो रही है, लेकिन मज़े बहू के आएंगे। नहीं, बहू के अपने मज़े होंगे, लेकिन अच्छा, मैं समझता उनके- हूँ ये फैमिली इन्वायरमेंट है, और पीर साहब भी इसकी वो तायद करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर कनाडा में रहते हैं, तो वहाँ तो मैं समझता हूँ फैमिलीज़ में यही है, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ फ्रैंकली चल रहे हो। अच्छा उमर, कुछ बताएंगे उनका ताल्लुक किस शोबे से है, जो हमारी होने वाली भाभी है? अच्छा, वो मसला उनका ये है कि वो पढ़े जा रही हैं। पढ़े जा रही है? हाँ, अच्छा, और मुझे अब डर है कि अब जो उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो रही है ना, बस वो अब हो जाए मुकम्मल। जब उनकी डेट फिक्स हो जाती है तो वो एक एडमिशन या खुद करवा देते हैं उनको फिर। नहीं, सही, थोड़ा टाइम मिल जाए, ऐसा होता है? हाँ, अक्सर ऐसा नहीं, मैंने कभी कोई एडमिशन नहीं करवाया भाई, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मैं एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हुआ, तो मुझे बाद में पता चला कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में है। अच्छा हाँ, तो फिर मैंने ज़्यादा अर्सा मैंने उधर रुकना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, कोई नाम बताना पसंद करेंगे, कोई कुछ आदात बताना पसंद करेंगे, कैसी हैं, कुछ तो बताइए। बहुत खूबसूरत है, और जैसे आपने इतना प्यारा स्कार्फ किया हुआ है वैसे स्कार्फ करती हैं, और बड़ी डिफरेंट हैं, और उन्हें लैंग्वेजेस बहुत सारी आती हैं, यानी उन्हें सिंधी भी आती है, तो उन्हें थोड़ी थोड़ी अरबी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश भी आती है, उर्दू तो कराची की वजह से बोल लेती हैं, सराइकी बहुत अच्छी आती है। तो आपने उन्हें बताया होगा जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस ज़बान में कहना। नहीं, गुस्से वाली नहीं है वो बड़ा मतलब पॉजिटिव माइंड, बिजनेस माइंड है, तो मतलब आप देखें ना कि एक सही, मतलब ताल्लुक कहाँ से है उनका? कराची से है, पंजाब से है, खैबर पख्तूनख्वा से, किधर से? ताल्लुक है, मतलब सिंध से है, सिंध से। सिंध से ताल्लुक है, और बहुत स्मार्ट, मतलब स्मार्ट माइंड की लड़की है वो। सही, अच्छा सिंध में ही है कराची? हाँ। अब सिंध से है, कराची से है। मैं नहीं चाह रहा कि कुछ लोगों के दिल टूटे। अल्लाह, थोड़ा ये surprise तो रहे। डबल पॉलिसी हो गई ना भाई। हाँ, इसलिए मैंने कहा सिंध से है। अच्छा, यानी कि जो सुनने वाले हैं वो सोचे ये मेरे बारे में बात हो रही है, कोई और सोचे ये मेरे बारे में अब बात वो हो रही चाहे वो शिकारपुर सोचे, वो चाहे कराची सोचे, और ऐसा भी हो सकता है कि शिकारपुर से भी हो, कराची से भी हो। है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, डबल बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये इतना तो अब पॉलिटिशियंस के साथ रह रहे के ना, मैं कहता हूँ कि आ जाता है इंसान के अंदर खुद भी। सही, अच्छा उमर, आपको किस बात पे गुस्सा आता है? मुझे सिर्फ ओवर कमिटमेंट। अच्छा, हाँ, यानी ओवर कमिटमेंट भी बहुत हाई क्लास ओवर कमिटमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं कि जी इतने बजे का आता है इतने बजे नहीं आए, ये वाली चीज़ें नहीं, यानी बहुत हाई क्लास चीज़ें, यानी वो ऐसी ओवर कमिटमेंट जिससे किसी का नुकसान हो रहा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी रमज़ान एक्टिविटीज़ में हमने एक दिन तय किया कि हमने 500 घरानों में जाना है, तो अब टीम मेंबर से सब डिसाइड हुआ, लेकिन जो लोग उसमें नहीं आ सके तो मैं समझता हूँ वो ओवर कमिटमेंट थी, क्योंकि एक पूरी प्लानिंग होती है, फिर उस इलाके के जो लोग होते हैं उनको हमने पहले से बताया हुआ होता है कि हम आएंगे, तो मतलब एक होता है डिसिप्लिन के साथ काम करना, तो ये ऐसी ओवर कमिटमेंट पे मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, वो भी बस वक्ती होता है। सही, रिएक्ट करते हैं। हाँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अगला ये समझे कि भाई तुमने गलत किया है,
इस चीज़ को मानो, और वो अगर अगला मान जाता है तो सॉरी की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक प्रॉमिस करो कि जी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, और वो भी अगर कोई जेन्युइन केस नहीं है तो डजंट मैटर। लेकिन मैं बस ये कहता हूँ ओवर कमिटमेंट नहीं हो। सही। अच्छा दीवान साहब, आपने 2 दफ़ा जो है वो अपनी बेटी का जिक्र बड़े खूबसूरत अल्फाज में किया। एक दफ़ा ग्रॉसरी लेने गए तो आपने जिक्र किया कि वो मेरे साथ थी, फिर फिल्म की बात अलग-अलग हुई बेटी, तो आपने अलग-अलग थी। वो अच्छा, पहले सही। जो तो फिल्म आप की बात थोड़ा की वो बड़ी बताएं। बेटी थी, जी जी जी, जो ग्रोसरी वाली मैंने अभी कुछ दिन पुरानी बात की तो वो छोटी बेटी। सही। तो आप कुछ बताएंगे अपनी फैमिली के हवाले से? मेरी कितने- बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में पढ़ी थी यूके में, वहाँ से अब वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है, इज़ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, तो वहाँ पे जॉब कर रही है मेलबर्न में। सही। और वो भी लॉकडाउन में थी, तो क्योंकि वहाँ भी लॉकडाउन हुआ था कुछ दिनों के लिए, तो बताती थी कि घर से ही काम कर रही है, लेकिन उनका इस मंडे से खुल गया लॉकडाउन। सही। अच्छा माशाल्लाह, 2 बेटी हैं आपकी? जी 2 बेटी 1 बेटा है। सही पहले बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है, बीच में एक बेटा सही। है। अच्छा आपका लाडला कौन है सबसे ज़्यादा? मेरे तीनों ही है, मुझे खुद आज तक ये बात नहीं पता थी। तीनों लाडले? जो उस टाइम पे होता किसी है, एक से होती है ना उनसे, नहीं, कहीं नहीं, आप मार्जिन मैंने दे एक देते हो। बचपन में कहानी पढ़ी थी, थोड़ा जिक्र कर देता हूँ कि एक बार कोई किसी से पूछता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी दुनिया में आपके लिए कौन है, तो कोई बादशाह पूछता है, तो कोई कहता है जी रसूल अल्लाह है इम्पोर्टेंट, कोई बोलते हैं कि बादशाह सलामत आप हैं, चमचागिरी भी ज़रूरी है। एक आदमी जवाब देता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो है जिसके साथ मैं अभी बैठा हूँ, कि मैं 100% उसका हूँ। सही। तो मैंने उस फिलॉसफी को बिलीव कर लिया, क्योंकि अगर मैं अभी आप तीनों के साथ बैठा हुआ हूँ और 2 भाई हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग पे खड़े हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। दीवान साहब, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो शायद कोई और इम्पोर्टेंट आपकी पार्टी के लोग सुन रहे होंगे, मेरे वो पार्टी क्या के लोग यानी भले कि सुने, तेरे but मुंह पे at तेरे the और कुछ moment- इस तरह से कोई हाँ। शेर है ना, जरा उमर सुनाए। तो आपका भी आपने तो जैसे शेर व शायरी बच्चों से की बड़ा बात शौक है। की, कमिंग बैक टू द किड, जिस बच्चे के साथ मैं उस टाइम पे बैठा होता हूँ बस। मैं उसी का होता हूँ, वो और बाकी तीनों साथ बैठे होते तो तीनों का हूँ। अगर साथ बीवी को भी डाल दो तो उसका भी। उनका तो खैर अच्छा आप भी कुछ अपनी बहुत फैम- सिंपल लॉजिक है मेरे लिए। मैं हर आदमी से उतनी, जैसे अगर घर के अंदर तो प्यार का महिला ज़्यादा होता है, इज्जत का कम होता है, लेकिन घर के बाहर भी जहाँ इज्जत का महिला ज़्यादा होता है, जितनी मेरे को जितना आदमी ज़्यादा इज्जत देता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको उससे बढ़ के इज्जत। बिल्कुल बिल्कुल। That is वैसे my भी criteria. इंसान के पास जो बाकी- चीज़ खुद होती है ना, वो वही बाकी दूसरों उससे को ज़्यादा दे मेरा सकता कोई क्राइटेरिया है। Exactly. कोई भी सामने आए उनके हो जाते हैं। हाँ, आपके साथ बैठूंगा अगर 2 घंटा बैठा हूँ तो 2 घंटा मुझे याद भी नहीं होगा कि मैंने अब क्या करना है, वो जब तक घड़ी फिर बेगम भी नहीं याद आती है। होंगी। बेगम तो याद रहती है। नहीं बेगम भी खवातीन जब के साथ पता नहीं अगर आपके कैसा- साथ गप्पे मार रहा हूँ तो आप याद है, अच्छा। जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो फिर अब आप भूल गए, तो अल्लाह अब वो करे। जिसके साथ होऊंगा वो याद हो जाएगी। सही। अमान साहब आप कुछ अपनी फैमिली के हवाले से बताइए, फैमिली में कितने लोग हैं, क्या है? मेरे पेरेंट्स हैं और 2 बहनें, वो मुझसे बाहर हैं, सही और वाइफ और एक बच्चा। सही। तो बच्चे के साथ किस तरह की अटैचमेंट है? ईद पे क्या ऐसी स्पेशल चीज़ थी जो आपने उसको दिलाई? बस वो आपको पता है, वो जिस एज में अभी छोटा है तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आजकल के बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा आजकल, क्योंकि काफ़ी गैजेट्स और क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस किस्म की आईपैड और वीडियो गेम्स और ये थोड़ा सा कंट्रोल बेगम करने को की शॉपिंग कोशिश। पे लेके गए आप? शॉपिंग हाँ, क्योंकि ज़्यादातर जब तो मार्केट्स बंद थी, जब खुली थी तो वो हो गई थी उनकी, और बाकी उनकी क्योंकि बर्थडे भी आ रही थी तो उस वजह से पहले से वो चीज़ें भी दिलाती थी, तो ये अच्छा ज़रा जब लेके जाते हैं शॉपिंग पे तो क्या कैसा रिएक्शन होता है आपका कि आप इंसिस्ट करते हैं कि जी ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है, ये लो, या आप कहते हैं नहीं नहीं चलो तुम देख लो तो तुम मेरी अपनी शॉपिंग की बात नहीं नहीं बेगम की शॉपिंग की बात। नहीं, वो इंटरेस्ट उनका लेते हैं आप उनकी शॉपिंग में? इंटरेस्ट एक हद तक तो लेना पड़ता है जब पैसे देना। अच्छा, यानी ये देखते हैं कि ये महंगी है तो फिर नहीं नहीं, ये नहीं लेकिन, अच्छी। ईदी का भी तो पूछे ना भाई, वाइफ को ईदी हाँ। दिया आपने अपनी और बच्चे को? जी वाइफ वो तो देनी पड़ती है आपको, देनी मतलब पड़ती है। अल्लाह कितने मजलूम है यार मतलब ये तो देनी है, मतलब पड़ती है तो बड़ी I don't मजलूमियत आ agree, जाती I है। don't agree। मैं तो मतलब एक जेस्चर होता है, एक मतलब अच्छा कितनी ईदी खुशी थी ये का। तो बता दें? कि कितनी दी है ये तो वैसे कोई लेकिन फिक्स सर अमाउंट, बताइएगा, वो भी देख रही होंगी, फिर घर जाके बोलेंगे निकालो और एक पैसे जो है एक ना। फिक्स अमाउंट तो नहीं होती, लेकिन वो बटवा आगे रख दिया होगा आपने। हाँ, वो मतलब खाली होगा ये बटुआ। वो मैं एक अमाउंट देता हूँ, फिर वो क्या उनसे बोलता बता हूँ तो दें, अमाउंट तो बताएं। आपको फिगर्स चाहिए। जी बिल्कुल, हाल कह सकते डिजिट्स बता दें हैं कितने। तकरीबन 20,000 के आसपास। अच्छा चलो सही। और बेटे को?
वो तो अभी वो आपको इससे पता है, महंगा ही छोटा है वो पड़ा आईपैड इससे तो महंगा ही है। क्योंकि अभी उसकी बर्थडे भी थी तो उसमें उसको काफ़ी चीज़ें कंपनसेट हमने कर दी थी। बर्थडे और ईद एक ही दिन हो गई थी। सही। अच्छा उमर, आप बताएं आपने कितनी ईदी कलेक्ट की? बचा तो ली, ये तो आपने मुझे बता दिया। मैंने अपनी बचा ली और मतलब मुझे जो है ना इस दफ़ा कहीं से जहाँ से ईदी मिलने के आसरे थे ना, जिस तरह मैंने अपने छोटे कज़न से बहाने किए तो मेरे बड़ों ने भी सेम मुझसे वही बहाने किए। इवन मैंने वो बहाने सीखे ही उनसे। अच्छा। तो मैंने एक खाला को कॉल की, मैंने कहा खाला कैसी हैं? वो समझ गई कि ना ये आने की कर रहा है। तो कहने कि भाई वो अभी तुम वहीं रहो, घर पे रहो, हम लोग खुद चक्कर लगा लेंगे ना। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं बड़ी ज़बरदस्त खीर बनी है, मैं चाह रहा था मैं लेके आ जाऊँ ना। तो कहने कि नहीं अभी वही कोरोना वाली सिचुएशन है तो अभी हम लोग खुद जो है ना थोड़े से क्वारंटाइन ही हुए हैं, तो लेकिन हम आएंगे मिलेंगे ना, ज़रा सिचुएशन बेहतर हो जाए। तो फिर मैंने कहा जब मेरे छोटे कज़न मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं तो मैं भी उनको सेम यही वाली टोपी पहना देता हूँ। तो इस तरह ये हुआ कि इस दफ़ा ना कहीं से आई और ना कहीं गई। लेकिन गई ज़रूर है। अच्छा, वो इस तरह के वो वहाँ कुछ- गई होगी ना? नहीं वहाँ तो अभी तक नहीं गई लेकिन ये कि कुछ दोस्त यार ऐसे हैं और मतलब वो उनसे एक अलग मतलब भाइयों वाला बड़ा ताल्लुक़ है। तो किसी को जो है ना वो मतलब किसी को ड्रेस सूट कर दिए, किसी को घड़ी गिफ्ट में कर दी, और एक मेरा दोस्त था उसको बड़ी एक चीज़ पसंद आ रही थी, यानी वो एक डिफरेंट किस्म की वॉच थी, एंड्रॉइड वॉच। तो उसकी मतलब जिसकी जो पसंद थी उस हिसाब से तो वो ईदी की सही, मतलब ये कैश में चीज़ नहीं भी हुई बड़ी खर्चा। अहमियत की हामिल होती है कि आप किसी को उसकी पसंद का तोहफा दो और स्पेशली वो चीज़ पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करें। और एक ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम गिफ्ट किया और बिल्कुल वो एंड तो वहाँ से क्या आया? वहाँ से अभी सिर्फ दुआएं आई हैं। अच्छा, हाँ मुलाकात नहीं हुई अभी? नहीं मुलाकात तो बहुत अरसे से नहीं हुई है, मतलब मुलाकात इतने अरसे से नहीं हुई कि शायद कोई यकीन ना सही है। चलें, ये कैमरा है फिर आपने उनको ईद का मैसेज देना है, उनके साथ साथ आपने हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको भी ईद का मैसेज देना है। अच्छा चलें पहले मैं उनको मैसेज दे दूँ कि भाई आप पढ़ रही हैं और मेरी दुआएं आपके साथ कि आपकी एजुकेशन जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। इसी तरह सारे जो हमारे नाजरीन हैं, सच टीवी के जो ये नाजरीन हैं, इन सबको मेरी जानिब से, मोहम्मद उमर ख़ान की जानिब से दिली ईद मुबारक। और मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि आप तमाम बीमारियों से महफूज रहें और अपनी ये ईद जो है आप बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। और मज़ीद भी अभी छुट्टियों के दिन आपके पास हैं और इन केस अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो उनके लिए भी दुआएं हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। आमीन। ईवान साहब आप, क्योंकि हम भी दिवाली पे, होली पे मुख्तलिफ पैगामात देते हैं। जी, सच टीवी के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे गरीब हो, आपके मुकाबले में कम पैसे वाला हो, तो आपने उनका भी ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है, ये अल्लाह की तरफ से आप पे भी हुक्म है। बिल्कुल Thank सही। you. अमान साहब आप? जी मैं पहली बार इस चैनल पे आने का मौका मिला तो आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके इस चैनल पे, और ऑडियंस को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आई होप आप अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs को जहन में रखते हुए ईद मनाई होगी। और ये और हमारी दुआएं कि जो जिनको ये बीमारी अगर लगी है या उनसे उनकी वफ़ात भी हुई है तो उनकी आखिरत के लिए दुआ है, और जो बीमार हैं उनको जल्द से जल्द सही करें। एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे सेफ। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस और इतनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।